और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के. मिश्रा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से हमारे साथ। डॉक्टर शिव कुमार भी जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है कि हमें इन्विटेशन नहीं दिया गया, और ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि अगर मिलता वो तब भी ना जाती। किस तरह से इसे समझा जाए, क्योंकि एक प्रोसेस के तहत तो इन्विटेशन दिया जाता है विपक्ष को। देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों से जो, या यूं कहें कि पिछले 10 वर्षों से जो राजनीतिक हमारे यहाँ परिपाटी सी बन गई है कि जिसको हम विपक्ष कहते हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष से आगे बढ़कर के विरोध की राजनीति में आया हुआ है। और मेरा ये मानना है कि चुनाव जब तक हो रहे थे तब तक सारी चीजें वार प्रतिवार, घात प्रतिघात, सारी चीजें उचित मानी जा सकती हैं। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं और ये सरकार का गठन हो रहा है, और मेरा ये मानना है कि अब ये सरकार का गठन किसी पार्टी का गठन नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की सरकार का गठन है। और इस देश का जिसके हाथ में भविष्य होगा, जो इस देश को आगे लेके जाएगा, ये उस सरकार का गठन है। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ जिसको कहते हैं वैश्विक राजनीति के अंदर अगर जो भी निर्णय होंगे वो इसी सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। तो इसके अंदर अगर आज की तारीख में भी अगर ये नकारात्मक राजनीति कहें या जिसको कहें एक असहयोगात्मक अगर विपक्ष रहेगा, या यूं कहें कि विरोध की राजनीति होगी, तो मेरे हिसाब से कहीं भी ना देश के लिए ठीक है ना देश की जनता के लिए ठीक है। और इसके लिए जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा, जब मुलायम सिंह यादव जी की बात करूं या गुलाम नबी आजाद जी की बात करूं या तमाम ऐसे नेता जो आप ये मान के चलिए कि एकदम भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी नेता थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा के कार्यकाल के समापन के समय जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार की और प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी और उनका धन्यवाद किया था, और उसके बाद में जो आपस के अंदर जो एक मिठास जो नजर आई थी, या यूं कहें कि जब गुलाम नबी आजाद जी को जब राज्यसभा से जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उनको विदाई दी गई, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की आंखों में भी आंसू थे, यानी कि वो भी भाव विभोर हो रहे थे, और गुलाम नबी आजाद जी भाव विभोर हो रहे थे। जबकि पूरे जीवन काल के अंदर गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों की राजनीति एकदम विपरीत दिशा की राजनीति थी। लेकिन जो आपसी समन्वय और आपसी तालमेल जिसको कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति थी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से एक घृणास्पद या यूं कहें कि वैमनस्य की राजनीति है, ये कहीं से कहीं तक न देश के लिए उचित है न राजनीतिक दलों के लिए उचित है। तो अब ऐसे समय पे पक्ष और विपक्ष को आपसी मतभेद बुला करके और कम से कम ऐसे स्वर्णिम अवसरों के ऊपर एकजुट नजर आना चाहिए। क्योंकि जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शिरकत करेंगे, लेकिन जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है उसके अगर शीर्ष नेता वहां नजर नहीं आएंगे, तो ये मेरे हिसाब से उनकी भी किरकिरी है और देश की भी किरकिरी है। तो ऐसे मौकों के ऊपर ऐसी बयानबाजी और ऐसे जो प्रसंग है कि हमें इस तरीके से न्योता देना चाहिए था या हमें उस तरीके से न्योता देना चाहिए था, ऐसी समय पे मेरे हिसाब से बड़ा दिल और बड़ी सोच रखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जी बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब मैं देखिए 2014 और 19 की बात करें तो एनडीए की सरकार बनी, लेकिन 2024 में जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है तो ये काफी अलग है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार अक्सरियत नहीं है। तो इस बार के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में बदलाव हमें देखने को मिलेगा क्या? निश्चित रूप से जाहिरा जी, ये चीज तो सर्वसिद्ध है कि भाई जब भी कोई गठबंधन की सरकार है, या यूं कहें कि गठबंधन की सरकार तो 2014 और 19 में भी थी, लेकिन उस समय गठबंधन का दबाव नहीं था, यानी गठबंधन के आश्रय नहीं थी। और इस बार जिस तरीके से गठबंधन के आश्रय है, तो उनको संतुष्ट और समावेश करना अति अनिवार्य है। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम किसी के ऊपर आश्रित होते हैं तो सामने वाले की अपेक्षाएं हमारे ऊपर बढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं तोल मोल या यूं कहें कि बार्गेनिंग की राजनीति होती है। इससे कोई आदमी अगर इनकार करता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य निश्चित रूप से कुछ प्रतिबद्धताएं इसके अंदर है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं वर्तमान परिस्थिति की बात करूं, तो जिस तरीके से जो गठबंधन के जो साथी हैं, या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो सारथी हैं, उनके अंदर एक आपको ये परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा कि केवल 3 पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी को साध के चलना पड़ेगा, जिसके अंदर टीडीपी है, एलजेपी है
और जेडीयू है। उसके बाद में जितने साथी हैं वो इतनी बार्गेनिंग और इतनी मेरे हिसाब से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की परिस्थिति में नहीं रहेंगे अगर ये चार दलों का अगर आपसी सामंजस्य रहेगा। लेकिन यहां पे दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद में तमाम बैठकें हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे इंडिया गठबंधन का, दूसरी तरफ इससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। पहली बात तो जो इनके 26-27 दल जो वर्तमान में है वो सब सारे के सारे पैरेलल स्थिति के अंदर है। उसके बाद में अगर 3 दलीय उनके साथ जुड़ भी जाते हैं उसके बाद में भी 6 से 7 सदस्यों की और इनको आवश्यकता होती है, यानी कि एक दो लोगों के ऊपर भी निर्भर रहते तब जाकर के बेहतर पहुंचते। और इनको एक सांसद वाली पार्टी या एक सांसद भी इनको ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहता तो दूसरी तरफ ये है। लेकिन यहां पे हमें ये चीज भी समझनी चाहिए, जिस तरीके से हमने देखा चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार के साथ जो एक गठबंधन का दौर चला था, यूं कहें कि मिलीजुली सरकारों का दौर चला था, उसके बाद में वाजपेयी जी से होते हुए मनमोहन सिंह जी ने भी 10 वर्ष मिलीजुली सरकारें चलाई, तो वो हमने दौर देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसमें सक्षम है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर जो सकारात्मक बात जाहिरा जी वो क्या है कि जो टीडीपी है और जो जेडीयू है ये भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत साझीदार रही है। यानी कि भारतीय जनता, आप ये समझ लीजिए, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी तो सर 1998 से, हाँ बीच में मतभेद हुए, इधर गए उधर आए, वो अलग बात है, लेकिन अछूत कभी नहीं रही इनके लिए भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए इनका समन्वय और सामंजस्य जो है वो बनाना बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू को देखते हैं चाहे नीतीश कुमार जी को देखते हैं, ये दोनों परिपक्व नेता हैं। हाँ, हालांकि निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये जितने परिपक्व हैं उतने ही घाघ भी हैं और उतने ही ज्यादा उतने ही बड़े बार्गिनर भी हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये आगे पीछे का नफा नुकसान सारा तोल मोल करके ये सारी की सारे बातें करने वाले हैं। यानी कि मैं गंभीर और मैं परिपक्व इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे पास शायद इतनी बार्गेनिंग भी दूसरे पक्ष की तरफ से नहीं हो पाएगी। अगर करेंगे भी तो वो कुछ समय के लिए होगी, लेकिन उसकी स्थिरता नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से आज बयानबाजी हो रही है, या यूं कहें कि खबरों के अंदर खबर छपी हुई है कि भाई नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन यह बात भी आप मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता विपक्ष के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो आप ये बताइए उसकी उम्र कितनी होती। क्योंकि वो जो एक जिसको कहते हैं दूसरे को सजा देने के लिए अगर एक व्यक्ति को अगर मजा दे दिया गया, लेकिन वो जब नरेंद्र मोदी जी अगर ये सारा का सारा इंडिया गठबंधन का जो भी जमावड़ा है या जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल तब तक है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से दूर रखना है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी अगर एक बार दूर हो गए तो मेरे हिसाब से इनका स्वयं का ये जो महल आपको दिखाई दे रहा है ताश के पत्तों का, ये इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि परसों गोपाल राय जी का स्टेटमेंट आ गया कि हमारा जो गठबंधन था वो केवल लोकसभा चुनावों तक था। यानी कि आम आदमी पार्टी अपने आप को किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो तो चुनाव परिणाम से पहले ही कह चुकी थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। उधर से सुनने में आ रहा है कि शरद पवार जी के भी कुछ सुर बदले हुए हैं, या यूं कहें कि शिवसेना भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाशने की प्रयास कर रही है, या यूं कहें कि एक अकेला सांसद हनुमान बेनीवाल भी 8 दिन तक इनसे संपर्क से दूर रहने के बाद में कल मान मनोबल की गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ दिन का ये मामला है, उसके बाद में सारे के सारे अपने अपने रास्ते, क्योंकि जो महत्वाकांक्षा और जो एक दूसरे के ऊपर ये जो ईगो जिसको कहते हैं ईगो जो भावना है, ये कहीं ना कहीं जाती नहीं है। ये एक आदमी के नैसर्गिक या यूं कहें कि आदमी के शरीर के अंदर एक उसके स्वभाव के अंदर ये होती है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी दिन आप ये समझ लीजिए इसका एक परिणाम नजर आता ही है। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये सरकार गठन होगी, देखते हैं मंत्रिमंडल के अंदर किसको कितना स्टैग मिलता है, किसको कितना सामंजस्य इनका होता है। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार बनने के बाद में जिसको कहते हैं चाहे घटक दल हो चाहे स्वयं भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे से बेहतर तालमेल करके, और ये मेरे हिसाब से जो हमें सपना दिखाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा सन 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेके जाना, तो हम तो उस चीज के लिए आसान्वित हैं। बाकी देखिए जो कहते हैं ना, हो है वही जो राम रचिरा का को कर तर्क बढ़ावई शाखा, तो ये वही वाली बात है। बाकी आप आगे देखते रहिए होता क्या है। जी बिल्कुल, वक्त के साथ ही साफ होगा कि आगे क्या होता है। जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से केसी त्यागी जी की तरफ से जो बयान सामने आया था उसको किस तरह
से देखेंगे। निरंजन पोद्दार जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 शर्तें रखी गई हैं उनकी तरफ से कि सीएए पर तबसरा हो दोबारा और अग्निवीर योजना पर भी समीक्षा की जाए, साथ ही साथ बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन्हें डिमांड ही तो कहा जाएगा। देखिए जायरा जी, निश्चित रूप से जेडीयू कहें या नीतीश कुमार जी कहें, राजनीतिक व्यक्ति है और उनका अपना राजनीतिक दल है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है, कहिए। हाँ, ये लोग राजनीतिक दल हैं और हर एक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान भी देते हैं और मांग भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम बात करें सबसे पहले अग्निवीर की, तो अग्निवीर के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर केवल और केवल जो लोगों को इससे जो जुड़ा हुआ संबंधित पक्ष है, उसको केवल एक समस्या है और वो ये समस्या है कि 4 वर्ष बाद में उसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद में हम अग्निवीर के अंदर कुछ तब्दीलियां करके इसकी जो कमियां हैं उन कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद हो सकता है उस चीज के ऊपर प्रयास करे कि जिस तरीके से इन्होंने बताया था कि भाई 25% सेना में रख लिए, जितनी भर्ती होंगी 25% को सेना में रख लिया जाएगा, 25% को आर्म फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के अंदर उनको दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से हो सकता है ये 100% का भी समावेश करने का सोचे, तो मेरे हिसाब से ये अग्निवीर योजना सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये इसलिए पसंद आएगी क्योंकि जो पहले भर्ती की उम्र 21-22 साल थी, अब वो 19 साल हो जाएगी। वो पसंद इसलिए आएगी क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को आप ये समझ लीजिए ज्यादा अवसर, पहले 60-65 हजार लोगों की सालाना भर्ती होती थी, अब अग्निवीर के तहत 2.25 लाख 2,40,000 की भर्ती। तो कहने का तात्पर्य ये जो जितना नकारात्मकता दिखाई जा रही है ये उतनी ही ज्यादा सकारात्मक हो जाएगी। यहां पे बात करें सीएए की, तो सीएए के अंदर देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि सीएए जो कानून है ये आप ये मान के चलिए कि भारत के किसी भी नागरिक को कोई प्रभावित नहीं करता। तो इसके बारे में केवल एक भावनात्मक रूप से जिस तरीके से इसको भरमा करके लोगों की भावनाओं को उठाया गया और आज भी कहीं ना कहीं उसका भावनात्मक एक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन के बाद में एक व्यक्ति बताइए जिसको इसने प्रभावित किया होगा। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो बाहर से विस्थापित है और यहां शरणार्थी हैं, तो उन लोगों को तो कहने का तात्पर्य वो है। और यहां पे जिस तरीके से जायरा जी हमारे यहां जो हम चर्चा चल रही थी कि भाई ये होगा वो होगा 5 साल के अंदर, देखिए मैं तो आशावादी व्यक्ति हूं और आशान्वित ज्यादा रहता हूं। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की पद उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे आए और उसके बाद में 2019 के चुनावों से पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक तो मुझे गड्ढे भरने में समय लग गया जो खोदे हुए गड्ढे थे, और दूसरा मेरा प्रधानमंत्री का अनुभव अलग है, यानी कि मुझे सीखने में 4 साल लग गए। और उसके बाद में 2019 में जब प्रधानमंत्री बनकर के आए तो आपने देखा होगा कि आते ही इन्होंने ताबड़तोड़ फैसले चालू कर दिए, चाहे धारा 370 की बात करें या तमाम जो 3 तलाक की बात करें, ताबड़तोड़ फैसले लेने चालू कर दिए। लेकिन 2020 और 2021 यानी कि 2 वर्ष इस सरकार के जो है वो कोरोना महामारी यानी कि एक वैश्विक महामारी के चक्कर के अंदर खराब हो गए। यानी कि मेरा यह मानना है प्रधानमंत्री जी को काम करने का जो सुअवसर मिला वो केवल 3 साल मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले की 2014 की परिस्थिति की बात करें तो थोड़ा सा समय लेके चलिएगा, मैं आपको सारा विश्लेषण देता हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो भारत की जीडीपी 4.5% थी। आज भारत की जीडीपी 7.5% से ऊपर है और 8% से ऊपर का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम देखें उस टाइम सेल्स टैक्स कलेक्शन जो थी वो 60-65 हजार करोड़ रुपए सालाना मंथली थी, जो आज 2 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो भारत का बजट 22-23 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 2023 का जो इन्होंने बजट पेश किया था वो 45 लाख करोड़ के करीब का इन्होंने बजट पेश किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो विकास की गति है वो मेरे हिसाब से अब इतनी हाई स्पीड और इतनी द्रुत गति से बढ़ेगी कि ये जो छिछाले दर की जो राजनीति है, चाहे पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो, ये छिछाले दर की राजनीति को जनता सिरे से नकारने का प्रयास करेगी। क्योंकि हमारे यहां जिस तरीके से जनता के अंदर या यूं कहें कि युवाओं के अंदर एक जागरूकता का माहौल है और जिस तरीके से
इंटरनेट का जमाना है, डे टू डे बेसिस पे हर चीज अपडेट होती है। एक और महत्वपूर्ण करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा जाहिरा जी, और वो ये है कि अगर आप सिंगापुर के इतिहास को पढ़ेंगे तो सन 1960 तक सिंगापुर, आप ये समझ लीजिए, बहुत ही गरीब और पिछड़े देशों में से एक हुआ करता था। लेकिन 60 के दशक में मलेशिया से अलग होने के बाद में जिस तरीके से बिल्कुल देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, तो काम है ऑपोजिशन का, इसलिए होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।